स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जीन विनिमय। इंग्लिश टर्म है क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस के बारे में बैटसन और पुनेट ने काफ़ी प्रयोग किए और जीन क्रॉसिंग के बारे में इन्होंने बताया कि गुणसूत्र की संरचना आपको ध्यान में आ रही होगी। इस प्रकार एक सेंट्रोमियर होता है और उस पर यहाँ पी आर्म छोटी भुजा और यहाँ क्यू आर्म बड़ी भुजा, और ये भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। और एक ये गुणसूत्र है और जैसे एक हम ये गुणसूत्र देखें तो ये एक समजात गुणसूत्र है, ये भी एक समजात गुणसूत्र है। एक ही गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। जीन विनिमय क्या होता है कि दो गुणसूत्रों के मध्य अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, कब? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में। कौन सी? पैकाइटीन अवस्था में गुणसूत्रों के, या हम कहें समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या हैं? दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये दोनों कौन से क्रोमेटिड हैं? सिस्टर। और ये दोनों कौन से हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जैसे ये यहाँ हम दो गुणसूत्र बना रहे हैं, इनके मध्य यहाँ इस जगह गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? जीन। इन दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के द्वारा आपस में क्या होता है? जीनों का आपस में पुनः संयोग होता है, जीन अपना स्थान बदल लेते हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? जीन विनिमय। और यहाँ कैसे नए जो आपस में नए जो संयोग मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुनर्योगज संयोग या जीन, पुनर्योगज जीन। और ये स्थान जहाँ जीन विनिमय की प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? काईएज़्मा। क्या कहलाती है? काईएज़्मा। तो क्रॉसिंग ओवर है, इसके बारे में आप किस प्रकार लिखेंगे कि बैटसन और पुनेट ने काफ़ी प्रयोगों द्वारा एक यह प्रोसेस या डेफिनेशन बताई क्रॉसिंग ओवर। इसमें होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में, यह प्रोसेस विभाजन के दौरान ही होती है। अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटीन अवस्था में दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य आपस में, पूरे गुणसूत्र में जरूर नहीं है, कुछ अलग अलग बिंदु भी होते हैं, कोई इस स्पेस पे कभी इस स्पेस पे, आपस में दोनों में क्या होता है? जीन का संयोग होता है, आपस में एक्सचेंज होते हैं। इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं? पुनर्योगज जीन। और जहाँ ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जीनों का आपस में विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काईएज़्मा। अब ये जीन विनिमय है, ये एकल भी हो सकता है कि केवल एक ही जीन का आदान प्रदान हो, या या हम इसे क्या लिखें? दोहरा जीन विनिमय, और या क्या लिख सकते हैं? बहु जीन विनिमय। तीनों देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि गुणसूत्र पर केवल एक ही जगह एक ही जीन का आदान प्रदान हो आपस में, तो उसे क्या कहेंगे? एकल जीन। यदि दो या एक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दो तीन अलग अलग जीन में दो तीन जगह क्रॉसिंग ओवर हो तो क्या कहलाएगी? दोहरा। और दो से अधिक जगह अगर जीन विनिमय हो रहा है तो बहुजीन। अब ये जीन विनिमय की क्या प्रोबेबिलिटी है? किस कंडीशन में ये अधिक से अधिक हो सकता है? कि हमारे पास गुणसूत्र की लंबाई क्या हो? अधिक से अधिक हो।
इस जीन विनिमय के लिए पहला लक्षण हम क्या लिखें कि गुणसूत्र की लंबाई क्या हो, अधिक। तो अधिक होगी तो जीन विनिमय की संभावना अधिक बढ़ेगी। गुणसूत्र की लंबाई अगर अधिक होगी तो जीन विनिमय की प्रायिकता, जीन विनिमय प्रायिकता भी अधिक होगी। तो ये है हमारे पास जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें जहाँ जीन विनिमय होता है वो भाग क्या कहलाता है, काइएज़्मा कहलाता है। और यह जीन विनिमय हमेशा दो समजात गुणसूत्रों के आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य ही होता है। और गुणसूत्र जीन विनिमय की संभावना को किस प्रकार अधिक से अधिक किया जा सकता है, इससे में क्या नए संयोग, नए लक्षण प्राप्त होते हैं। और इसमें अधिक संभावना के लिए हमारे पास जिन गुणसूत्रों की लंबाई अधिक होती है उनमें जीन विनिमय की संभावना अधिक है, जिनकी लंबाई कम है वहाँ जीन विनिमय की संभावना कम है। टाइप्स पूछे जाए जीन क्रॉसिंग के तो 3 टाइप होते हैं, एकल जीन, दोहरा या द्विजीन और बहुजीन। सेकंड टॉपिक है लिंग सहलगन वंशागति। और यह टॉपिक हम स्टडी करेंगे मनुष्य से संबंधित। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं, 46। कैसा विभाजन है इनका, 44 क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। और XX या XY क्या कहलाते हैं, एलोसोम्स। यह कंपल्सरी नहीं है कि लिंग सहलगन यानी कि जो हमारे लिंग के गुणसूत्र हैं, एलोसोम्स हैं, वो केवल सेक्स का ही या लिंग का ही निर्धारण करे। यह कंपल्सरी नहीं है। इसी के साथ ये हमारे और भी लक्षणों को प्रभावित करते हैं। वंशागति से संबंधित हम यहाँ लिंग सहलगन वंशागति से संबंधित कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो आनुवंशिक होते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं इन 2 गुणसूत्रों से संबंधित, इसमें 2 डिजीज़ आएंगे हमारे पास। एक तो हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया और एक है वर्णांधता। इसे आप सामान्य भाषा में रक्त स्त्रावी रोग भी कह सकते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है, पहले इस रोग के बारे में जानिए, इसका लक्षण क्या है। हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति का या बच्चे का रक्त का जो स्कंदन बनने की जो टाइमिंग है, रक्त का थक्का बनने की, जनरली हम देखते हैं कि बच्चे हैं या बड़े भी हैं, कोई हल्का सा एक्सीडेंट हो जाए या हम चलते चलते गिर जाएं या हम खेलते खेलते गिर जाएं, तो अगर हमारे चोट लगती है तो कुछ सेकंड बाद हमारा रक्त है, अगर कोई बड़ी चोट है तो रक्त है वो कुछ सेकंड बाद बहना बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी हमने देखा है कि हल्की सी चोट पर ही या बच्चों के अगर दांत भी निकलते हैं तो भी उस दौरान जो रक्त है वो जल्दी से बहना बंद नहीं होता है। यानी उस व्यक्ति या उस बच्चे में कौन सा रोग है, हीमोफीलिया, रक्त स्रावी रोग है। यानी रक्त का बहना अगर शुरू हो गया तो उसे बंद करने के लिए, उस रक्त को, बहते रक्त को रोकने के लिए हमें बाहर से इंजेक्शन देने ही पड़ते हैं। अभी तक 100% इस आनुवंशिक रोग का कोई भी इलाज संभव नहीं है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। तो हीमोफीलिया में क्या है कि रक्त बहता है और यह रोग केवल किस में होता है, पुरुषों में होता है। यह रोग केवल किस में होता है, पुरुषों में पाया जाता है। और इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का या रक्त बहना बंद नहीं होता है। और अब हम हीमोफीलिया की ही चर्चा करते हैं। हीमोफीलिया स्त्री इस रोग में क्या होती है,
वाहक। स्त्री क्या होती है हीमोफीलिया में? वाहक। और पुरुष में यह रोग पाया जाता है क्योंकि इस रोग का जीन है वो किस गुणसूत्र पर पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, इसीलिए ये कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होने की इसमें गुण पाया जाता है। तो हम पहले चर्चा करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। चलिए हम इसका फैक्टर हम इस प्रकार देखेंगे कि हमारे जो भी ये गुणसूत्र हैं उन पर हम इस तरह से H से देखेंगे कि ये हीमोफीलिया को दर्शा रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि सामान्य स्त्री और हीमोफीलिया पुरुष की संतानों में कितना प्रतिशत है, तो इसके युग्मक गुणसूत्र इस प्रकार होंगे और ये यहाँ हम सीधा ऐसे करवाते हैं, ये क्रॉस इसका ये देखिए, ये हमारे पास इसमें क्या होगी? ये पुत्री पुत्र पुत्री और ये क्या होगा? पुत्र। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स वाई में कहीं भी एच आपको दिखाई दे रहा नहीं है, तो ये पुत्र हैं, ये कैसे होंगे? दोनों ही सामान्य, दोनों ही सामान्य। और पुत्रियाँ कैसी है? ये रोग की वाहक। पुत्रियाँ कैसी है? रोग वाहक। तो ये है हीमोफीलिया का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष की संतानों में हीमोफीलिया रोग होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी और कितने प्रतिशत पुत्रियाँ इसमें रोग वाहक होगी। तो इसमें पुत्र हैं 50% पुत्र हैं सामान्य होंगे, लेकिन यानी सभी पुत्र कैसे होंगे? सामान्य। और सभी पुत्रियाँ कैसे होंगी? रोग की वाहक। ये है हमारे पास हीमोफीलिया। अब यदि हम इस वाहक का स्त्री और सामान्य पुरुष की संतान का हम अगर प्रतिशत देखें तो इनमें 2 पुत्री हैं, उनमें से एक पुत्री कैसी होगी? सामान्य, और एक क्या होगी? वाहक। यानी इसमें 50% पुत्री है, उसमें भी हमारे पास क्या संभावना है कि 50% क्या होगी? वाहक, और 50% क्या होंगी? सामान्य पुत्री। इसी प्रकार 50% पुत्र क्या होंगे? सामान्य, और 50% पुत्र क्या होंगे? रोगी। 50% पुत्र क्या होंगे? सामान्य, और 50% पुत्र क्या होंगे? रोगी। ये यहाँ क्या है? सामान्य पुत्र। फिर से देखिए, यदि हम सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक, यानी प्रश्न ऐसे ही वो लिखेगा, वो मेंशन करेगा कि पुरुष सामान्य है, महिला वाहक। वाहक लगाते ही आपको दोनों जीन में एक जीन पर क्या लगाना है? H। सामान्य है तो XY। अगर पुरुष हीमोफीलिया है तो X के ऊपर क्या लगाना है? H। क्योंकि इस हीमोफीलिया का जीन कहाँ पाया जाएगा? केवल X गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर सामान्य स्त्री और हीमोफीलिया पुरुष है तो इसकी पुत्री, सभी पुत्री क्या होंगी? रोगवाहक, और सभी पुत्र क्या होंगे? सामान्य। लेकिन यदि रोगवाहक पुत्री या स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से हो और उनकी संतान हम देखें तो उसमें 50% संभावना है सामान्य पुत्र, 50% है हीमोफिलिक, और 50% पुत्रियाँ हैं सामान्य होंगी और 50% क्या होंगी? वाहक। तो ये हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। दूसरा लिंग सहलगन रोग है वर्णांधता है। इस रोग का लक्षण है कि रोगी को रंगों की पहचान करने में कठिनाई आती है, उसमें भी मुख्य है लाल व हरे रंग में। लाल और हरे
रंग में, क्योंकि मनुष्य का हमने अभी देखे हैं ये एक्स और वाई मेल और यहाँ एक्स और एक्स फीमेल। यह रोग भी लगभग 90% किस में पाया जाता है? पुरुषों में। इसमें क्या है कि जो आंखों से संबंधित कौन सिया इन्हें बोलते हैं रंगा कोशिकाएं, कौन सिया रंगा कोशिकाएं, इनसे संबंधित जीन है। ये कहाँ पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर। और यही आगे क्या करता है? हमारी रेटिना की हेल्प करता है लाल और हरे रंग को पहचानने में, लाल और हरे रंग की पहचान करने में। तो ये एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगर ये पुरुषों में या मेल्स में एक ही एक्स गुणसूत्र है, उस पर अगर यह जीन आ गया तो उसमें क्या होगी? वर्णांधता पाई जाती है। वही सेम टू सेम कि स्त्रियाँ इस रोग में क्या होंगी? वाहक। और इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है? कि रोगी को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं रहती। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष, तो इनके आप जीन कैसे लिखेंगे? एक्स एक्स, यानी आगे तो सेम है ये 44, तो यहाँ भी क्या है 44 प्लस एक्स। वर्णांध है तो वर्णांध के लिए आप यहाँ इसमें कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? सी। एच है तो हीमोफीलिया और सी है तो कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ से हम अब इसका क्रॉस करवाते हैं, एक्स एक्स, यहाँ एक्स सी और वाई, इसका क्रॉस करवाया यहाँ, तो हमारे पास ये क्या बनी? यहाँ पुत्री, और ये क्या होगी इसकी? वाहक। पुत्री उसी कंडीशन में रोगी हो सकती है जब इसमें क्या हो? दोनों समयुग्मजी जीन पर क्या आ जाए? ये अप्रभावी कारक या हमारा ये रोग का फैक्टर सी प्रेजेंट हो। उसी कंडीशन में पुत्री क्या होगी? रोगी। इसी का हम करवाएं अगर यहाँ, तो ये क्या होगा? सामान्य पुत्र। एक्स ये क्या होंगी? वाहक पुत्री। और ये क्या होगा? सामान्य पुत्र। सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष की संतानों में सभी पुत्र क्या होंगे? सामान्य, और सभी पुत्रियां क्या होंगी? वाहक। अब अगर इसी प्रकार से हम एक और इसका आपको संकरण बताते हैं कि जिसमें वाहक पुत्री हो और सामान्य क्या हो? पुत्र, यानी वाहक स्त्री। क्या जीन बनेगा इसका? एक्स। और सामान्य क्या हो? पुरुष, तो यहाँ एक्स। यानी क्वेश्चन में जैसे भी आपसे पुट किया जाए आप उसी तरह से इनके क्या करेंगे? यहाँ जीन्स बनाएंगे, गुणसूत्र दिखाएंगे। तो ये यहाँ एक्स एक्स वाई, एक्स का एक्स, तो ये क्या हो गया? सामान्य पुत्री। ये क्या है? वाहक पुत्री। रोगी पुरुष, या हम यहाँ क्या लिखेंगे? वर्णांध। और ये क्या होगा? सामान्य पुत्र। यानी अगर वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष हो तो इनकी दो पुत्र की संभावना है। दोनों में से एक पुत्र क्या होगा? वर्णांध। दो पुत्र या दोनों में से एक पुत्र क्या होगी? इस रोग की, वर्णांधता रोग की वाहक। इस प्रकार इन दोनों लिंग सहलगन और ये एलोसोम्स पर ये दो रोग हैं हमारे सिलेबस में। एक है हीमोफीलिया और एक है अपने पास ये
वर्णांधता। दोनों में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहक स्त्री है, सामान्य पुरुष है, या वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है, तो उनकी होने वाली संतानों में कितने प्रतिशत संतान सामान्य होंगी और कितने प्रतिशत वर्णांध होंगी। तो इस प्रकार से जैसा प्रश्न हो, जिसका प्रतिशत पूछे जाए, आप इससे निकालेंगे। ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स से संबंधित हम यहाँ पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। वो 2 रोग हमने देखे थे, ऑलोसोम्स ये हैं, ऑटोसोम्स। और दूसरा हम देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये 2 रोग हैं, ये किससे रिलेटेड है? ऑटोसोम्स से। सेल एनीमिया। ऑटोसोम्स आनुवंशिक रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल के स्थान पर क्या आ जाता है? वैलिन। क्या आ जाता है? वैलिन अमीनो अम्ल। और इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सिकल सेल एनीमिया। और इसका सिकल सेल एनीमिया में हमारे आरबीसी की संरचना है वो सिकुड़कर, उभयतल से सिकुड़कर कैसी हो जाती है? हंसिए के आकार की हो जाती है। सिकल्ड, सिकुड़ जाती है, हंसिए के आकार की। और यह रोग अगर समयुग्मजी है, इस रोग का जीन समयुग्मजी अवस्था में हो, तो उस व्यक्ति या उस पुरुष की मृत्यु है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होंगी? सभी आरबीसी क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सभी आरबीसी सिकल। लेकिन अगर ये विषम युग्मजी अवस्था में है, अप्रभावी जीन किस अवस्था में है? विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी अवस्था में क्या होगी? इसमें कुछ आरबीसी तो क्या होंगी? कुछ आरबीसी क्या होंगी? सामान्य। और कुछ आरबीसी क्या होंगी? सिकल्ड, हंसिए के आकार किया, संकोचित। तो यह व्यक्ति सामान्य जीवन यापन कर सकता है, लेकिन बहुत अधिक वर्क नहीं कर सकता। इसी के साथ सिकल होने के कारण इस व्यक्ति को एक यह बेनिफिट है कि इस व्यक्ति को कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता, क्योंकि मलेरिया रोग है, इसका जो परजीवी है वो सिकल्ड आरबीसी के साथ, मलेरिया रोग का परजीवी सिकल आरबीसी के साथ परजीवी है, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये है हमारा सिकल सेल एनीमिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी ऑटोसोम्स या एलिंगी गुणसूत्र है। इसमें इस फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन, किसमें? टायरोसिन में अपचित करने वाला ये एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का क्या होता है? निर्माण नहीं होता है। इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, तो ये फिनाइल एलेनिन है वो धीरे धीरे संचयित होने लगता है और ये मस्तिष्क में संचयित होता है और इससे मंद बुद्धि आ जाती है। मस्तिष्क में संचयित होता है यानी मंद बुद्धि, यानी इसका मानसिक विकास है वो रुक जाता है। तो ये ऑटोसोम्स के हमारे पास 2 रोग हैं, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या है? फिनाइल एलेनिन है मनुष्य की बॉडी में, ये अपचेत किस में होता है? टायरोसिन में। और टायरोसिन में अपचेत करने वाला एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम का जब अगर निर्माण नहीं हो रहा है किसी भी उत्परिवर्तन के कारण, किसी भी ऑटोसोम्स गुणसूत्र में चेंज होने के कारण, तो उस व्यक्ति, उस बच्चे का मानसिक विकास है वो
धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ये फिनाइल एलानिन है वो मस्तिष्क में जमा होना या संचित होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास मनुष्य में जो वंशागति या लिंग सहलगन वंशागति है उसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। एलोसोम्स की बात की जाए तो 2 डिजीज़ आएंगी, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ऑटोसोम्स की बात की जाए तो इसमें भी सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलगिटोलूरिया। ये ध्यान रखें, सिकल सेल एनीमिया का कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जिसमें समयुग्मजी जीन पर अप्रभावी सिकल सेल के जीन पाए जा रहे हैं, तो उसका जीवन क्षमता, जीवन यापन की अगर संभावना पूछी जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाएगी। जबकि विषम युग्मजीय अवस्था में है तो उसमें कुछ आरबीसी क्या होंगी, सामान्य, और कुछ क्या होंगी, सिकल। और इस व्यक्ति या इस बच्चे को कौन सा रोग नहीं हो सकता कभी भी, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया का परजीवी है, उसे क्या चाहिए, सारी आरबीसी क्या हो, सामान्य है, तभी इसका जीवन यापन हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।